नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ मापन का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और माप हम किस तरह से कर सकते हैं, किन किन पद्धतियों का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हम लंबाई की माप कैसे करेंगे और द्रव्यमान को कैसे मापेंगे। तो बच्चों आइए चलते हैं, समझते हैं। बच्चों, दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, जैसे सुबह उठना, उठकर सुबह तैयार होकर स्कूल जाना, बाजार जाना, बाजार से सामान खरीदना या दूध लेना, सब्जी या फल खरीदना। तो इन सभी कार्यों में हमें माप के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि हम सब्जी या फल की माप कैसे करेंगे या तौल कैसे करेंगे? अगर हमें दूध भी लेना है तो हम दूध को कैसे मापेंगे? तो इसकी हम नाप पे कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें मापन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो मापन की आवश्यकता इसीलिए हमें बहुत जरूरी है, मापन का ज्ञान होना इसीलिए अत्यंत आवश्यक है। तो मापन क्या है? एक आवश्यक मानवीय प्रक्रिया है और ये हमारी प्रतिदिन की दक्षताओं में से एक है। यानी प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ मापन का कार्य करते ही हैं। जैसे हम समय से उठते हैं, समय से उठने के लिए हमें समय का पता होना बहुत जरूरी है। और यदि हमें कोई सामान खरीदना है तो हमें उसके भाव, जैसे माँ ने बोला कि सब्जी लेके आइए, आलू या टमाटर लेके आइए, तो आप पूछते हैं ना कि माँ मैं कितना आलू लेकर आऊं या कितना टमाटर लेके आऊं? तो माँ आपको बताती हैं कि 1 किलो आलू ले आओ, आधा किलो टमाटर ले आओ। तो आपको एक ज्ञान देती हैं कि आप कितनी मात्रा, आपको मात्रा का ज्ञान देती हैं। तो इस तरीके से आप जब एक मात्रा का ज्ञान होता है तभी आप कोई भी सामान ले पाते हैं। तो मापन क्या है? एक आवश्यक मानवीय प्रक्रिया हो गई और ये हमारे दिन प्रतिदिन जो कार्य होते हैं उनमें ये उपयोग की जाती हैं। तो एक तरीके से यह हमारी प्रतिदिन की आवश्यक दक्षताओं में से एक है। बच्चों, प्राचीन समय में क्या था कि मापन लोग अलग अलग विधियों से करते थे। तो जैसे कि मनुष्य ने मापन के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया हुआ था। जैसे कि जो मिस्र में लोग रहते थे वो लंबाई को नापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मिस्र में जो लोग रहते थे वो हाथ का उपयोग करते थे, कि हाथ की सहायता से वो लंबाई नापते थे। और साथ में जो रोम के लोग थे वो लंबाई नापने के लिए अपने कदमों का प्रयोग करते थे, कि कितने कदम वो चले हैं, उससे वो लंबाई की माप करते थे। मान लीजिए कि किसी कमरे की लंबाई नापनी थी तो वो कितने कदम में उस दूरी को तय करते थे, इसकी सहायता से वो दूरी को नापते थे। इसी तरह से विभिन्न जगहों पर लंबाई को नापने के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग किया गया। जैसे कहीं पे गज का प्रयोग किया गया, कहीं फुट का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से प्राचीन समय में लोगों ने लंबाई को नापने के लिए अलग अलग विधियों और युक्तियों का प्रयोग किया। अब मान लीजिए बच्चों, मैं ही आपको क्लासरूम में लंबाई नापने के लिए कुछ चीजें देती हूँ। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक मेज है। तो चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मेज की लंबाई नापिए, और मैं आपको कुछ देती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ आप अपने मन से जैसे आप कर सकते हैं आप नापिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अपने हाथ की इस बलिष्ठ से उसकी लंबाई को नापेंगे। मान लीजिए कि अगर ये एक मेज है, अगर मेज को हम मान लेते इस तरीके से, तो कुछ बच्चे इस तरह से बलिष्ठ की सहायता से उस मेज की लंबाई को नापेंगे। अगर एक बड़ा बच्चा है तो उसका बलिष्ठ बड़ा होगा, एक छोटा बच्चा है तो उसका छोटा होगा, क्योंकि आकार जो हाथों का है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग बच्चों के हाथ का जो आकार है वो अलग अलग होगा। और मान लीजिए एक बच्चे से मैंने कहा कि आप इस मेज की लंबाई नापिए, तो उस बच्चे ने इस मेज की लंबाई नापी और उसकी लंबाई 6 बलिष्ठ थी। तो मेज की लंबाई नापी गई वो 6 बलिष्ठ और चौड़ाई जो नापी वो 4 बलिष्ठ। इसी प्रकार से मैंने अगर आपको कोई पेन दे दिया या कोई पेंसिल दे दी और कहा कि उसकी लंबाई नापिए, तो हो सकता है तब उसकी लंबाई आप छोटी छोटी पिन्स की सहायता से नाप सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अगर आपको पेंसिल दे दी तो आपने एक पेपर क्लिप की सहायता से उसकी लंबाई को नाप लिया। पर क्या
ये एक सटीक माप होगी? क्योंकि अगर हम मेज को ले लें तो एक बच्चे ने इसकी लंबाई 6 बलिष्ठ नापी है। अगर बच्चा छोटा है, उसका आकार हाथ में छोटा है, तो ये लंबाई 6 की जगह 10 भी हो सकती है, 10 बलिष्ठ भी हो सकती है। तब एक ही मेज की जिसकी आकृति निश्चित है, दो अलग बच्चों द्वारा जब इसे नापा जाता है तो एक बच्चा इसकी लंबाई 6 बलिष्ठ बताता है, दूसरा बच्चा इसकी लंबाई 8 बलिष्ठ बताता है। तब मेज की लंबाई आप कैसे लेंगे? तो इसलिए बच्चों, एक मानक इकाई का होना आवश्यक है। एक ऐसी मानक मात्रक की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा कोई भी बच्चा अगर इसकी लंबाई को नापे तो उसका मान समान होगा। इसी कारण से मानक मात्रक या इकाइयों की आवश्यकता हुई, क्योंकि अलग अलग बच्चों द्वारा अगर हम बलिष्ठ का प्रयोग करते हैं या पेपर प्लेन का प्रयोग करते हैं तो लंबाई जो होगी वो बदल सकती है, एक निश्चित नहीं हो सकती। तो इसी के लिए मानक मात्रक का प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। एक ऐसा मानक मात्रक जिसकी सहायता से अगर हम कोई लंबाई नापते हैं तो वह किसी भी बच्चे द्वारा नापी जाए तो वह लंबाई निश्चित होगी। इसी के लिए हमें मानक मात्रक या मानकों की आवश्यकता पड़ी। तो अब मापन के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है? पहला तो राशि की आवश्यकता पड़ती है कि किस चीज की, किस वस्तु की माप की जानी है। तो राशि क्या हो गई? वह वस्तु जिसका मापन किया जाना है। जिस वस्तु का मापन हम कर रहे हैं उसको हम उसकी राशि मानेंगे। उसके बाद मात्रक क्या है? मात्रक जिसकी इकाई द्वारा हम मापन कर रहे हैं। और तीसरा है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान से तात्पर्य अंकीय मान से है। तो संख्यात्मक मान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी मात्रक कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, वह उसका जो अंकीय संख्या या जो संख्या में हम उसे व्यक्त करते हैं वही उसका संख्यात्मक या अंकीय मान होता है। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक राशि की, कि भौतिक राशि क्या है। तो जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहते हैं बच्चों? संख्या में जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं उसको हम भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सारी की सारी क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई को हम नाप सकते हैं, संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान नाप सकते हैं, समय नाप सकते हैं, ताप और विद्युत धारा नाप सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो राशियां हैं ये भौतिक राशियां कहलाती हैं। और किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाप को मानक मान लिया जाता है और इस मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक से क्या तात्पर्य है कि किसी भी भौतिक राशि की माप अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसका एक निश्चित मान को हम एक मानक मान लेते हैं और उस निश्चित मान को ही हम मात्रक कहते हैं। तो अब आपको ये 2 बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। पहला तो अगर हमें जिस वस्तु की माप करनी है उसकी हमें राशि का पता होना चाहिए, और जब हमें भौतिक राशि पता है तो 2 चीजों का ज्ञान अत्यंत होना आवश्यक है। और पहली चीज हो गई उसका मात्रक, कि आप उसका मात्रक क्या है, और दूसरा हो गया उसका संख्यात्मक मान। तो हमें उसका संख्यात्मक मान का भी पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं तो 2 चीजें हमें अत्यंत आवश्यक है ध्यान देना। पहला कि उसका मात्रक क्या है और दूसरा कि उसका संख्यात्मक मान क्या है। तो अब हम भौतिक राशि के प्रकार के बारे में भी समझेंगे। भौतिक राशियां 2 प्रकार की हो गई। पहला जिसे हम मूल राशि कहते हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो पहली हो गई मूल राशि और दूसरी हो गई व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या हो गई? मूल राशियां एक ऐसी राशियां होती हैं जो किसी भी आधारित नहीं होती हैं। मतलब ऐसी राशियां जो एक दूसरे पर आधारित नहीं होती हैं उसे हम मूल राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां
ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, ऐसी राशियां जिनमें मूल राशियां आपस में सहायक होती हैं और उन मूल राशियों की सहायता से जो राशि बनती है उसको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशि के दो प्रकार हो गए, पहला मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। आगे बढ़ते हैं संख्यात्मक या अंकीय मान पर। तो संख्यात्मक या अंकीय मान क्या है? मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है यह उसका संख्यात्मक मान बताता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 5 मीटर की बात करती हूं, तो 5 मीटर से तात्पर्य है कि मीटर जो है वो 5 बार सम्मिलित हुआ है, यानी कि 5 मीटर में 5 जो है वो उसका संख्यात्मक मान है और मीटर जो है वह उसका मात्रक है। यानी कि अगर मैं बात करती हूं 5 किलो की, तो 5 किलो में किलो जो है वो 5 बार प्रयोग हुआ है, तो यहां पर संख्यात्मक मान हो गया 5 और किलो जो हो गया किलोग्राम वह हो गया उसका मात्रक। तो 5 मीटर में 5 हो गया संख्यात्मक मान और मीटर जो हो गया वो हो गया मात्रक। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी भौतिक राशि की बात करते हैं तो दो चीजों का हमें पता होना चाहिए। यहां पर भी आप देख रहे हैं 5 मीटर में भौतिक राशि की दो चीजें का हमें ज्ञान, लंबाई है, लंबाई भौतिक राशि है और उसमें दो चीजें कौन सी आवश्यक है, पहला कि मात्रक क्या है, तो 5 मीटर में मीटर हो गया मात्रक और संख्यात्मक मान हो गया 5। तो किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें माप करनी है तो दो चीजों का ज्ञान हमें अत्यंत आवश्यक है, पहला कि उसका संख्यात्मक मान क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और दूसरा कि उसका मात्रक क्या है। अब हम जानेंगे मात्रक मानक पद्धतियों के बारे में। तो बच्चों इस तरह से जब ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई कि हमारे पास कुछ ऐसा मानक नहीं था जिसकी सहायता से हम जो भी नापें, किसी भी के द्वारा भी कोई चीज नापी जाए तो वह समान हो, तो इस पर विचार करते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनेक मत दिए। तो सबसे पहले 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया बच्चों? मीटरी पद्धति। तो सबसे पहले जो मापन की पद्धति दी थी वो फ्रांसीसियों ने दी थी और कब दी थी? 1790 में। उन्होंने सबसे पहले एक मापन की मानक प्रणाली की रचना की जिसको उन्होंने मीटरी पद्धति के नाम से जाना। मीटरी पद्धति जिसके नाम से उसको मीटरी पद्धति के नाम से जाना गया। उसके बाद अनेक मापन पद्धतियों का प्रयोग किया गया जिसमें से कुछ प्रमुख थी एमकेएस। एमकेएस से तात्पर्य एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम और एस का मतलब हो गया सेकंड। तो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड इसका प्रयोग किया गया और एमकेएस जो शब्द है उसमें मीटर जो है वो लंबाई नापने के लिए, किलोग्राम जो है वो भार नापने के लिए और सेकंड जो है वो समय नापने के लिए प्रयोग किया गया। उसके पश्चात एमकेएस सिस्टम आया। एमकेएस सिस्टम क्या था? मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। और उसके बाद जो आधुनिक युग की मापन पद्धति है जिसे हम एसआई सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहते हैं, उसका प्रयोग सर्वथा सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आधुनिकतम मानक प्रणाली जो है वो एसआई सिस्टम है। तो इस तरह से हमने कई सारी मानक पद्धतियों के बारे में जाना। तो जैसे एमकेएस के बारे में हमने जाना, एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड। और एमकेएस में जैसे दूरी है, दूरी को हम मीटर में नापते हैं। दूरी नापने के लिए मान लीजिए आज अगर हमें छोटी दूरी नापनी है तो हम स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, छोटी स्केल या बड़ी स्केल का प्रयोग हम कर सकते हैं जिसको हम इसमें मीटर और सेंटीमीटर दिए रहते हैं। अगर हमें भार नापना है तो हम किलोग्राम का, जारी भार नापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, उसके लिए उपकरण है जिससे हम भार नाप सकते हैं। और समय नापने के लिए हम सेकंड का प्रयोग करते हैं, जैसे घड़ी में हम घंटा, उसके बाद सेकंड, मिनट्स, इसका प्रयोग करते हैं समय नापने के लिए। एक एक करके हम इसको और विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो इस तरह से दूरी नापने के लिए जो हमें मात्रक प्रयोग किया वो था मीटर। भार नापने के लिए एमकेएस सिस्टम में जो मात्रक प्रयोग किया गया वो है किलोग्राम। समय नापने के लिए जो मात्रक प्रयोग किया गया वो है सेकंड। इसी तरह से एक और पद्धति है जिसे सीजीएस पद्धति, जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यानी जो सीजीएस सिस्टम दिया था वो फ्रेंच ने ही दिया था, इसीलिए इसको फ्रेंच पद्धति या फिर इसको हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं।
जहां पर दूरी हम सेंटीमीटर में नापते हैं, भार हम ग्राम में नापते हैं और समय जो है वो हम सेकंड में नापते हैं। तो अभी आपने एक जाना, एक पद्धति है एमकेएस सिस्टम, दूसरी पद्धति है सीजीएस सिस्टम। नाम से ही बहुत स्पष्ट है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एक और प्रणाली है जिसे हम एफपीएस पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इंग्लैंड में या ब्रिटेन में ज्यादातर लोग दूरी को फुट से नापते हैं, भार को पाउंड से नापते हैं और समय को सेकंड से नापते हैं। इसीलिए एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो कुछ अलग अलग जगहों पर कुछ अलग अलग मापन की पद्धतियां प्रयोग में की जाती हैं। तो अभी जैसे हमने जाना, एक एमकेएस पद्धति हो गई, एक सीजीएस पद्धति हो गई और एक एफपीएस पद्धति हो गई। एफपीएस का प्रयोग ज्यादातर ब्रिटेन में किया जाता था, इसीलिए इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और अब जो पद्धति है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो सब जगह मान्य है, सारे देशों में जो पद्धति मान्य है वो है एसआई पद्धति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बच्चों ये क्या है एसआई पद्धति, क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। इस पद्धति में हमने 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया है। कितने मात्रकों का? 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया है और 2 पूरक मात्रकों का प्रयोग इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अब एसआई पद्धति, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली भी कहते हैं, यह प्रणाली सारे देशों में या सब जगह मान्य है। और इससे इसका क्या फायदा है कि अगर आप किसी भी लंबाई को, अगर आप मान लीजिए भारत में आपने 2 जगहों की दूरी किलोमीटर में दी है, तो उसी तरह से दूसरे देशों में भी अगर हम दूरी को नापेंगे तो उसे किलोमीटर में ही नापेंगे। यानी कि लंबाई के लिए जो पद्धति हमने जो मानक रखा है वो मीटर रखा है, यानी कि लंबाई की माप के लिए जो हमने मात्रक रखा वो है मीटर और इसका जो संकेत है वो m है। तो m से तात्पर्य, m आपको कहीं भी लिखा हो, चाहे भारत में हो या विदेश में कहीं भी लिखा हो, तो m अगर दूरी में प्रयोग हो रहा है तो उसका तात्पर्य मीटर से है। और ये आवश्यक भी था, ऐसा नहीं था कि दूरी को हम भारत में किसी और मात्रक से नाप रहे हैं और दूसरे देशों में किसी और मात्रक से नाप रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके लिए आप जो दूरी की माप कर रहे हैं वह माप भारत में भी वही होगी और दूसरे देशों में भी वही होगी। इससे बहुत ही सहायता भी लोगों को हो जाती है कि अगर हम दूरी की नाप मीटर में ले रहे हैं तो हमें बहुत आसान होगा कि हम दूरी को मीटर में ही बताएं कि यहां से यहां तक की दूरी, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी 5 मीटर है या 10 मीटर है, या उसको हम अगर उसके बड़े मान को ले रहे हैं तो उसको हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे। तो इससे लोगों की गणना में आसानी हो गई। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली सर्वथा उपयुक्त और सब जगह प्रयोग होने वाली मानक प्रणाली है। तो लंबाई को इसमें मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और इसका संकेत केजी है। क्या है? किलोग्राम है। समय को हम सेकंड में मापते हैं और इसका संकेत एस है, एस सेकंड। उसके बाद ताप है, ताप को नापने के लिए हम केल्विन का प्रयोग करते हैं और इसको के से दर्शाते हैं, इसका जो संकेत है वो के है। उसी तरह अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात कर रहे हैं तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में उसका मात्रक हम लेते हैं और इसको MOL से इसके संकेत को दर्शाते हैं। उसी के साथ साथ ज्योति तीव्रता को कैंडेला से उसका मात्रक है और इसे CD से संकेत से दर्शाया जाता है। उसी तरह से विद्युत धारा की हम बात कर रहे हैं तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो मात्रक हम प्रयोग करते हैं वो है एम्पियर और इस एम्पियर को हम A से दर्शाते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में एसआई पद्धति में हमने 7 मूल मात्रकों को और 2 पूरक मात्रकों को प्रयोग किया। तो इस तरीके से हमने जाना एसआई पद्धति में कितने मात्रक हैं। अब हम बात करेंगे एसआई पद्धति में ही लंबाई के मापन की। तो अब अगर हमें लंबाई नापनी है, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहती हूं कि इस पेज की लंबाई नापिए, या फिर आपको मैंने एक मेज दे दी कि आप एक मेज की लंबाई नापिए, तो इस पेज की लंबाई, एक पेज तो बहुत छोटा सा है तो आप स्केल की सहायता से इसको नाप सकते हैं। तो आप स्केल में भी बहुत सारे जो खाने दिए रहते हैं, तो हमने लंबाई के भी कुछ मात्रक बनाए। अगर बड़ी लंबाई नापनी है तो लंबाई के बड़े मात्रक बनाए, छोटी नापनी है तो हमने छोटे मात्रक बनाए। तो अगर हम बड़े मात्रक की बात करते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा
कि एक शहर से दूसरे शहर की लंबाई आपको नापनी है। तो अगर आप स्केल से नापेंगे तो बड़ा कठिन कार्य है। तो उसके लिए हमने लंबाई के बड़े मात्रक प्रयोग किए, यानी लंबाई का 1 मीटर का 10 गुना, 1 मीटर का 100 गुना, 1 मीटर का 1000 गुना। यानी अगर हम बड़ी लंबाई को नाप रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर की लंबाई को अगर हम नाप रहे हैं, तो हम लंबाई के बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने आपको एक छोटे कपड़े की लंबाई नापने को कहा या एक पेज की लंबाई नापने को कहा, तब हम लंबाई के छोटे मात्रक नापेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है लंबाई के बड़े मात्रक। अब लंबाई का बड़ा मात्रक क्या हो गया? 1 मीटर का 1000। हमने 1 मीटर का 1000 गुना कर दिया, यानी 1 मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 मीटर हो गया। और इस 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। यानी 1 मीटर में अगर हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 1000। उसी तरह से अगर हम 1 मीटर का 100 गुना करते हैं तो 100 मीटर हुआ, और 100 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 हेक्टोमीटर। उसी तरह से अगर हम मीटर का 10 गुना करते हैं तो हम इसको 10 मीटर लिख सकते हैं। 10 मीटर का मतलब डेकामीटर है। तो इसको आप गाने की तरह से भी याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। तो डेका 10 हो गया, डेका 10 है, किलो 1000, यानी किलो को आप 1000 मीटर से समझेंगे, और हेक्टो 100 बार। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 100 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 1 हेक्टोमीटर। 10 मीटर में कितने डेकामीटर होंगे? 1 डेकामीटर। और 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर। यानी डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। तो बच्चों याद हो गया ना कि अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे? 10। और 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? 100। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। तो ये हो गया हमारे लंबाई के बड़े मात्रक। अब हम बात करेंगे छोटे मात्रक की। तो इसी तरह लंबाई को नापने के लिए अन्य मात्रकों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इंच। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट होता है 12 इंच के बराबर, और 1 गज होता है 3 फुट के बराबर। इसको बच्चों आप नोट भी कर लीजिएगा। कई जगहों पर हम दूरी को हम गज में नापते हैं कि अगर हमने कहा 1 गज है, 1 गज का मतलब 3 फुट होता है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। जैसे कि स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल में हमारे 1 इंच भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है। आप अगर एक बड़ी स्केल लेंगे तो आप उसमें एक तरफ इंच पाएंगे और एक तरफ सेंटीमीटर पाएंगे। तो अपने घर में जाकर के आप जरूर लीजिएगा कि बड़ी स्केल में आप मुझे बताएंगे कि कितने इंच और कितने सेंटीमीटर होते हैं। जैसे मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की स्केल है तो इसमें कितना इंच होगा, ये आप यहां से कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमने लंबाई के बड़े मात्रक जाने, अब हम मानेंगे छोटे मात्रक की। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 मीटर है तो 1 मीटर के हम छोटे मात्रक को कैसे लेंगे? तो उसका फिर हमने 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा करना शुरू कर दिया। तो अब मान लीजिए कि अगर हमने इस 1 मीटर के 10 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 1 मीटर के हमने 10 हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा होगा वो आपका डेसीमीटर कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमने इसके 100 हिस्से कर दिए, मान लीजिए इसके हमने पूरे 1 मीटर के खूब सारे 100 हिस्से कर दिए, बहुत सारे 100 हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा होगा वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। अगर हमने इसी 1 मीटर के 1000 टुकड़े कर दिए तो उसका एक छोटा टुकड़ा 1 मिलीमीटर कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें मीटर के छोटे भाग की या छोटे मात्रक की, तो 1 डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1/10 मीटर का मतलब हो गया 1 डेसीमीटर से, 1/100 मीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, 1/1000 मीटर यानी कि 1 मिलीमीटर। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह से लंबाई के ये छोटे मात्रक हो गए। अगर हमें भार नापना है तो हम उसे कैसे मापेंगे? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है।
मान लीजिए हमने 2 ग्लास लिए, एक ग्लास में पूरा पानी भर दिया, एक ग्लास में आधा पानी भरा। तो अब आप देखेंगे कि जिसमें ज्यादा पानी है उसका भार ज्यादा होगा, जिस ग्लास में आधा पानी है उसका भार कम होगा। यानी कि द्रव्यमान या पदार्थ जितना उसकी मात्रा होगी वही उसका द्रव्यमान कहलाएगा, यानी वही उसका भार होगा। और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में हम आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े मात्रकों का प्रयोग कर लेते हैं। अब वस्तुओं को तौलने के लिए अगर हमें उसका भार ज्ञात करना है तो हम तुला का प्रयोग करते हैं। और अगर आप किसी प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं तो आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अगर हम कोई भार को नापते हैं तो उसके लिए हम भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। तो अब द्रव्यमान के मात्रक कौन कौन से हो गए? तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उसी तरह से आप चित्र में देख सकते हैं कि 1 हेक्टोग्राम में ये 10 डेकाग्राम है, यानी कि एक एक डेकाग्राम को जब हमने ऐसे 10 लिए तो 10 डेकाग्राम मिलकर के 1 हेक्टोग्राम बनाते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1 किलो में 10 हेक्टोग्राम, 100 डेकाग्राम और 1000 ग्राम होते हैं। तो ये द्रव्यमान के बड़े मात्रक हैं। अगर हम छोटे मात्रक की बात करें तो ग्राम से छोटा क्या होगा? 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होंगे। यानी आप नीचे इस चित्र में देख सकते हैं कि ग्राम के बड़े मात्रक डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम है और छोटे मात्रक डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम है। तो इस तरीके से ये द्रव्यमान के छोटे मात्रक हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि मापन एक आवश्यक मानवीय प्रक्रिया है और यह हमारी प्रतिदिन की आवश्यक दक्षताओं में से एक है। और जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कौन कौन सी हो गई? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा। तो आज हमने जाना कि मापन क्या है और उसके बाद भौतिक राशि क्या है। और किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाप को हम मानक मान लेते हैं, जिसको कि हम मात्रक कहते हैं। और मापन की जो सर्वमान्य प्रणाली है वो कौन सी है बच्चों? एसआई प्रणाली। हालांकि हमने बहुत सारी प्रणालियों के बारे में जाना, जैसे एमकेएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य प्रणाली है वो एसआई सिस्टम है। और इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय या ताप को अगर हमें मापना हो एसआई सिस्टम में तो हम लंबाई को मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं, समय को हम सेकंड से नापते हैं और अगर हमें ताप माप करना हो तो हम उसे केल्विन से नापते हैं। हालांकि ताप के मापने की और भी इकाइयां हैं जिसे हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है। उसी तरह स्केल, इंच टेप, मीटर और छड़ का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की लंबाई मापने में करते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आज आपने क्या सीखा। तो अब आप इसे रिक्त स्थान यहाँ पर मैंने दिए हैं, इन रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या है, यहाँ आपको लिखना है। समय का मानक मात्रक क्या है, वो लिखना है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सोचिए, क्या बताया था मैंने? शायद 2.54। जी हाँ, तो भूलिएगा मत इसे लिखना। तो ये आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। और 100 किलोग्राम में कितने कुंतल होते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो। 1 कुंतल। जी हाँ। 1 गज में कितने फुट होते हैं, ये बताइए? जी हाँ, शायद सोचिए 3 फुट। हाँ, तो इस तरह से आप बच्चों ये सारे रिक्त स्थान को पूरा कर लेंगे। और अब आपका गृह कार्य क्या है कि बच्चों, आप अपने आसपास की कुछ ऐसी वस्तुओं को लेंगे जिसकी लंबाई और आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप कुछ नहीं, 5 वस्तुएं ले लीजिए जिनकी आप लंबाई, मान लीजिए आपने मेज ले ली, घर में आपने एक तकिया ले लिया या आपके पास एक बड़ी पुस्तक हो गई। तो इस तरह से आप कुछ चीजें ले ली जिसकी आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और उसके बाद आप उसे सूची बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अपने भाई बहनों को आप मापन के बारे में बताएंगे और इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हमने मापन के पहले भाग को पूर्ण किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत रोचक लगा होगा। और अगले प्रकरण में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।